हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो जल्दी होने वाली है उसके लिए साइंस से रिलेटेड हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 10 लेकर के आए हैं। आपको पता ही है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस से लगभग 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को आपके साथ लेके आए हैं और चलिए देखते हैं कि इसमें हमें किन किन प्रश्नों को हल करना है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। पहला, अश्वनाल चुंबक एक अति प्रबल चुंबक है और उसका कारण है कि अश्वनाल चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। और इसमें आपको बताना है कि क्या ये दोनों कथन सही हैं या ये दोनों कथन एक दूसरे की सही व्याख्या कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी जो इसका रीजन बताया गया है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि जो चुंबक मैग्नेट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। यहाँ आपको देख रहे हैं कि ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है इसी को कहा जाता है अश्वनाल चुंबक। एक हमारा यू शेप्ड मैग्नेट होता है, दूसरा है हमारा बार मैग्नेट जिसको हम लोग छड़ चुंबक भी कहते हैं, एक है हमारा सिलेंड्रिकल मैग्नेट और एक है नीडल मैग्नेट जिसका जो दिशा सूचक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, रड मैग्नेट और ओवल शेप्ड मैग्नेट, इसका ओवल शेप्ड मैग्नेट को आप प्रायः देखते होंगे कि बच्चे खेलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कई तरह के यहाँ मैग्नेट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि जैसे हॉर्सशू मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो देख रहे हैं आप काफ़ी करीब है। यू शेप्ड मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल पास में होते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में आप देखेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल दूर होते हैं। और यहाँ पर सिलेंड्रिकल जो मैग्नेट होता है उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल दूर होता है। तो इस तरह से आप मैग्नेट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होंगे उसका हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी पानी के जहाज के ढांचे को धारा रेखीय बनाने का उद्देश्य क्या है। और इसका सही जवाब है कि तरल कर्षण को निम्न करना, यानी कि जो पानी के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसको कम कर देना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी डेयरी संयंत्र में स्वच्छ मक्खन या घी बनाने में निम्न चरण निहित हैं। पहला है, दूध पाश्चुरीकृत किया जाता है, फिर दूध का दही जमाया जाता है, दही को अपकेंद्र में विलोकर मक्खन अलग किया जाता है, मक्खन को गर्म कर स्वच्छ मक्खन या घी प्राप्त किया जाता है, छानकर पैक किया जाता है। तो इसमें आपको पता करना है कि कौन से कथन या प्रोसेस जो है वो भौतिक परिवर्तन है और किस चरण में रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो आप यहाँ नोट करेंगे कि जो दूध से दही बनाया जाता है ये रासायनिक परिवर्तन है, और जब मक्खन को गर्म करके स्वच्छ घी प्राप्त किया जाता है तो ये यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बी और डी रासायनिक परिवर्तन है और बाकी अन्य जो है वो सब भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में उनके आंतरिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, केवल बाहरी स्वरूप बदलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में उस तत्व के जो गुण होते हैं या यौगिक के जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, उसके आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपयोगों के आधार पर बहुलकों की पहचान करिए। ए है, इसका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह होता है। बी है, उसका प्रयोग विद्युत तारों में बाहरी विद्युत रोधी परत की तरह होता है। सी है, विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होता है। या डी, बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पॉलीस्टाइरीन जो होता है उसका प्रयोग नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में भरावन सामग्री की तरह किया जाता है। जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, ये विद्युत तारों में बाहरी प्रतिरोधी परत की तरह प्रयुक्त होता है। बेकेलाइट का प्रयोग विद्युत उपस्कर निर्माण में होता है और पॉलिएस्टर का जो प्रयोग होता है वो बोतल तथा जारों के निर्माण में होता है।
तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राधिका दो एक समान सेलों की श्रेणी क्रम व्यवस्था को दो बल्बों की श्रेणी क्रम व्यवस्था से जोड़ती है। तो यहाँ देखना है, ध्यान देना है कि दो बैटरी है और दो इसमें बल्ब लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो सेल लगा हुआ है और इसमें दो बल्ब भी जोड़े गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक श्रेणी क्रम में होता है जिसमें एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा रहता है। तो दो यहाँ पे बैटरी है, सेल है, और दो यहाँ पे बल्ब भी लगाए गए हैं। उसे क्या करना चाहिए कि बल्ब का उद्दीपन मंद हो जाए। उद्दीपन मतलब उसकी जो चमक है वो कम हो जाए। तो कम करने के लिए क्या करना होगा, तो एक तो सेल की संख्या जैसे हम कम करेंगे, बैटरी कम होगा तो पावर भी कम मिलेगा और उस तरह से बल्ब कम हो जाएगा। अगर बल्ब हम कम करेंगे तो चमक बढ़ जाएगी। तो एक सेल को एक चौक के टुकड़े से बदलना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि चौक के टुकड़े से बदलेंगे तो जो विद्युत परिपथ है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एक सेल को एक धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए। दूसरा है कि एक बल्ब को एक धातु की तार के टुकड़े से बदलना चाहिए या एक बल्ब को एक सेल से बदलना चाहिए। तो देखिए, सेल अगर कम करेंगे तो ही चमक कम होगी। तो यहाँ जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि ईस्ट का प्रयोग या खमीर का प्रयोग बेकरी उत्पादों में होता है और जिस प्रक्रिया द्वारा वो बेकरी का निर्माण होता है उसको हम लोग किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित करता है। तो वो क्या करता है, तो वो यहाँ पर आपको बताना है कि इसी प्रक्रिया को डी कहते हैं और डी गुत्थे आधे में बुलबुले उत्पन्न करता है और ई में वृद्धि करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है और उस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए सी में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं और इससे आटे के आयतन में जो होता है वो वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, पृथ्वी से हम चंद्रमा की जो प्रावस्थाएं देखते हैं वो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण है। निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त के संदर्भ में सही है। पहला, पूर्ण चंद्रमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। दूसरा, अमावस के दिन चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में होता है। सी, पूर्ण चंद्रमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। या डी, अमावस के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है और अमावस के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है। और इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी कि हमारा ए और बी जो है वो सही है। पूर्ण चंद्रमा यानी कि आप कह सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और अमावस के दिन चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। तो इस तरह से अमावस्या के दिन जो होता है वो सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के भाग एवं उनके प्रकार को निम्न में से कौन सा मिलान सेट सही रूप से दर्शा रहा है। पहला, कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, पक्षमाभि पेशी, इन सब के कार्य यहाँ पर आप देख रहे हैं दाईं तरफ दिया हुआ है। तो आप पहले एक बार देख ले कि हमारा आँख की संरचना जो होती है वो कैसी होती है और उनमें कौन कौन भाग कहाँ होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पक्षमाभि जो पेशियाँ हैं वो लेंस को, क्रिस्टलीय जो लेंस है उसको पकड़े रहता है और उसको एडजस्ट करने का कार्य जो होता है वो पक्षमाभि पेशियाँ यानी सिलियरी मसल्स जिसको बोलते हैं वो करता है। क्रिस्टलीय लेंस एक तरह से लेंस की तरह काम करता है और यह कन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है और यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है दृष्टिपटल पे। और यहाँ आप देख रहे हैं सामने में पुतली होता है
और यहाँ पर नीचे स्वच्छ मंडल या जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, और कचाव द्रव्य यानी कि विट्रस ह्यूमर जो होता है वो है। और यहाँ दृष्टिपटल से ही दृक् तंत्रिका यानी कि नर्व्स जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पे आँख की जो संरचना है वो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लाइट जो है वो पुतली से होते हुए लेंस में प्रवेश करती है और फिर वो यहाँ पर दृष्टिपटल पर अपना प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। लेकिन हमारे जो दृश्य तंत्रिका होती हैं, जो नर्व्स होता है, वो क्या करता है, उसको सीधा करके, मतलब मस्तिष्क के पास सूचना भेजता है और मस्तिष्क उसको सीधा करके हमें दिखाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आँख पे होता है। तो इसके आधार पर अब आप क्वेश्चन का जो है वो जवाब बताइए। तो जैसे पहला है कॉर्निया, और कॉर्निया का काम क्या होता है, तो इससे प्रकाश लेंस में नेत्र में प्रवेश करता है। तो ये पहला का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दो है परितारिका। परितारिका का काम होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तीसरा है पुतली। तो पुतली का कार्य होता है इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यानी वो प्रकाश को कम या ज़्यादा मात्रा को बढ़ा सकता है। आगे है दृष्टिपटल। तो इस पे क्या होता है, दृष्टिपटल का कार्य क्या है, तो ये है हमारा प्रतिबिंब के लिए स्क्रीन का कार्य करता है, यानी पर्दे का काम करता है दृष्टिपटल। और अंत में है पक्षमाभी पेशी यानी सिलियरी मसल्स जो होते हैं, उसका कार्य क्या होता है, तो ये होता है लेंस को सही स्थिति में रखना। समय के साथ जो पक्षमाभी पेशी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण जो लेंस है वो सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप देखते हैं जो बुजुर्ग आदमी है उनमें दोनों तरह के दृष्टि दोष प्रायः हो जाते हैं, क्योंकि उनका आई का फोकस जो है वो खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। अभी कथन ये है, गाजर के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है। और कथन एक कहता है कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। और कथन दो कहता है कि रेशोदार पौधों तथा पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। और तीन कहता है कि जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के सिरा विन्यास में कोई संबंध नहीं है। तो ये तो गलत है। और यहाँ पर हमारा पहला अभिकथन जो है वो सही है, यानी कि गाजर के पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास है, ये सही है। और इसका कथन एक जो है S1 जो है वो कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ये सही है। तो यानी पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन और परागन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है। दूसरा, पौधों के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं। सी, निषेचन के उपरांत परागन होता है। या डी, परागन में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं। तो इसमें आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ए और ई जो कथन है वो सत्य है। पौधे का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनाता है और बीजांड में निषेचन संपन्न होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। श्वेत रक्त कणिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती है। दूसरा है कि एक श्वेत रक्त कोशिका अपना आकार बदल सकती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सारणी में 3 अमिश्रणीय द्रवों एक्स, वाई और जेड के द्रव्यमान और आयतन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर द्रवों की समान मात्रा यानी कि 5 ml द्रव से भरी एक परख नली में डाली गई। तो किसका क्रम ऊपर होगा, किसका नीचे, आपको ये पता करना है। तो देखिए, सबका हम पहले घनत्व निकाल लेंगे। और घनत्व बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान बट्टा उसका जो वॉल्यूम है 100। तो 4 में 1 से भाग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो पहले केस में आपको 4/1 =
आपको यहाँ 4 मिल जाता है। दूसरा 8 में 10 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपको 0.8 हो जाएगा। और तीसरा आपको 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो पहले का है और सबसे कम जो है वो बीच वाले का है। तो इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। और जल का घनत्व 1 होता है, दिया हुआ है कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर cm³ है। तो इस हिसाब से आपको बताना है कि ऊपर से नीचे की ओर क्रम क्या होगा। तो सबसे हल्का जो होगा वो ऊपर होगा, तो y सबसे हल्का है। यहाँ आप देखिए y का घनत्व सबसे कम है, तो y सबसे ऊपर होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि दूसरे स्थान पे है जल, फिर आएगा z और अंत में आएगा x। तो हमारा यहाँ पे पहला कथन जो है 72 का वो सही हो जाएगा, यानी 72 का जो सही आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। अगला है, आप अपने मोबाइल फ़ोन की ध्वनि की प्रबलता बढ़ाते हैं तब ध्वनि की आवृत्ति में क्या होती है। तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ाने से उसकी आवृत्ति में यानी फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं होता है, वो समान ही रहता है। तो ये हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा के हस्तांतरण के माध्यम के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, संवहन केवल द्रवों एवं गैसों में होता है। बी, गैसों में विकिरण नहीं हो सकता। सी, चालन गैसों में हो सकता है। या डी, ऊष्मा का हस्तांतरण एक से अधिक माध्यमों में एक साथ हो सकता है। तो यहाँ देखिए कि गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, यह गलत है। अब आप पहले ये जान लीजिए कि संवहन, विकिरण और चालन जो है ये क्या होते हैं। तो आप यहाँ एक चित्र देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो कंडक्शन या चालन जो होता है, इसमें एनर्जी जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो खुद मूव नहीं करते हैं, बल्कि हीट आगे बढ़ते जाता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में। जैसे किसी लोहे के बर्तन को अगर आप एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो वो चालन के द्वारा होता है। उसमें कण आगे नहीं बढ़ता, केवल ऊष्मा आगे बढ़ता है। अब दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन कहते हैं। इसमें पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो जो गर्म पानी होता है वो ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी नीचे आ जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो इसको हम लोग कहते हैं संवहन, यानी इसमें कण जो है वो भी मूव करते हैं। और तीसरा है रेडिएशन। ये एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो एक रेडिएशन का उदाहरण है। जैसे प्रकाश से जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। तो इस आधार पर आप यहाँ देखिए, जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कहता है कि गैसों में विकिरण नहीं हो सकता, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, धातु X, धातु Y, धातु Z को क्रमशः उनके विलयन उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित करती है। तो X जो है वो Y और Z को उसके लवण से विस्थापित कर रही है। तो यानी कि X सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो सर्वाधिक क्रियाशील में आप X को चुनेंगे। कहता है Z धातु W को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है। तो देखिए Z W को नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि W से कम है, तो सबसे आप लास्ट में देखेंगे तो Z हमको प्राप्त होगा। तो इस तरह से X और Z जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न की पहचान करिए। एक अधात्विक स्नेहक, यानी कि जिसका प्रयोग हम लोग लुब्रिकेंट की तरह करते हैं लेकिन वो अधातु होना चाहिए। तो कार्बन है। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। बी है, एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। सी है, एक धातु जो बेकिंग पाउडर की संघटक है। डी, एक अधातु जो पटाखों में प्रयुक्त होती है। तो ए, बी, सी और डी क्रमशः क्या है? तो वो हैं आपको
तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रमुख मुख्य ग्रंथि कहलाता है क्योंकि वह बी, सी, थायराइड और अधिवृक्क ग्रंथियों से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। तो देखिए, हमारे मानव शरीर का जो सबसे मुख्य ग्रंथि मास्टर ग्लैंड जो है वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो पहले तो यहाँ बी और सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा ए और डी, उसमें आप देखते हैं कि यह बी और सी को स्रावित करता है। तो यानी बी आपको अंडाशय और वृषण जो है और थायराइड अधिवृक्क ग्रंथि से हार्मोन को के स्राव को ये नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, कवक के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वे पौधे हैं, वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते हैं, सभी कवक एक कोशिकीय हैं, कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारा डी ऑप्शन तो सही है। आपको जो पहले पता हो आप उससे कर सकते हैं। तो डी सही है, तो पहला ऑप्शन हट जाएगा। सभी कवक एक कोशिकीय हैं, तो हमारे यहाँ सी ऑप्शन जो है वो गलत है कि सभी कवक एक कोशिकीय हैं, ये हमारा गलत हो जाता है। तो आप यहाँ पर इसको हटाएंगे तो हमको बचता है ऑप्शन बी सही, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा वमन से पीड़ित है और भूख न लगने से भी पीड़ित है। चिकित्सक ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग बताया है। तो रीना को कौन सा बीमारी है? तो रीना को है हेपेटाइटिस, यानी कि यहाँ हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वो हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं। हमारा अगला है, मृदा ए की निम्न जलवहन क्षमता और जलवहन क्षमता और उच्च अंतःस्रवण दर है। इस मृदा में जैविक पदार्थ का स्तर कम है। इस मृदा बी की जलवहन क्षमता उच्च है और अंतःस्रवण दर अति निम्न है। इनमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है। मृदा सी में जलवहन क्षमता, अंतःस्रवण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा मध्यम है। तो आपको पहचानना है कि इसका सही जवाब कौन सा है। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये जो है वो रेत है, क्योंकि उसकी जलवहन क्षमता काफ़ी कम होती है और उसके कणों से होकर के उनके बीच के जो कण होते हैं उसमें स्रवण होने का यानी पानी बहने का जो दर होगा वो अधिक होता है। दूसरा है हमारा चिकनी मिट्टी, बी जो है वो चिकनी मिट्टी है, इसकी जलवहन क्षमता उच्च है और अंतःस्रवण दर जो है अति निम्न है। और गाद जो होता है उसमें जलवहन क्षमता और जैविक पदार्थ की मात्रा जो है वो मध्यम होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र समूहों में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। कोई भी चीज़ जब छात्र स्वयं से करते हैं तो वो सबसे अधिक बेहतर माना जाता है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सबसे सही हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा 6 के छात्रों को पास के बगीचे में ले जाती है और उन्हें विभिन्न पौधों को देखने को कहती है और उचित कॉलमों में सही का चिन्ह लगाकर निम्न तालिका भरने को कहती है। जैसे यहाँ है पौधे का नाम, उसका ऊंचाई मुझसे छोटा है, मुझसे बहुत लंबा है, मुझसे थोड़ा लंबा है, और तना के बारे में कि वो हरा है या कोमल है, मोटा है, कठोर है। इस तरह के चीज़ों को वो भरने के लिए कहती हैं। तो इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रक्रिया कौशल की आवश्यकता होगी? आपको यहाँ पे इसका पता करना है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अवलोकन करना और वर्गीकरण करना। क्योंकि बच्चे यहाँ पर देख करके उसके बारे में अवलोकन करेंगे और फिर उसको अपने बुद्धि के हिसाब से वर्गीकरण कर देंगे। लेकिन यहाँ परिकल्पना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमारे सामने है। और परिकल्पना में जो होता है वो हम लोग अपने पूर्व के ज्ञान के आधार पे चीज़ों को सोचते हैं या कल्पना करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान शिक्षण में
ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सामयिक या न्याय संगत इस्तेमाल के साथ मेल नहीं खाता है। पहला, आभासी प्रयोगशाला जैसे कि डिजिटल शिक्षण अधिगम ये सब के निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। दूसरा है भारतीय व अन्य भारतीय भाषाओं में यथोचित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। सी है टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। तो ये हमारा गलत जवाब है, क्योंकि ICT में ये नहीं कहा गया है कि शिक्षक जो है वो टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता नहीं बने, केवल प्रयोगकर्ता ही बने। वो निर्माणकर्ता भी हो सकते हैं और उनको इसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो नए नए टेक्नोलॉजी भी बनाएं। बच्चों के हिसाब से नवाचारी टेक्नोलॉजी वो ला सकते हैं, नई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी जो है वो गलत जवाब है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठचर्या की प्रक्रिया वैधता के अर्थ की सबसे सही व्याख्या है? और दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छात्रों को उन तरीकों में संलग्न होने का अवसर देना चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु सृजित होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधी हमारी समकालीन समझ से मेल खाते, यानी जो आजकल हम सोचते हैं उसी हिसाब की बात किसमें कही गई है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर्त परीक्षणों के लिखित और प्रायोगिक दोनों संगठन होने चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर सी जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है वो सही है सॉरी गलत है। अगला है, निम्न में से क्या NCF 2005 द्वारा विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों के साथ संरेखित नहीं है, संस्तुतियों के साथ मैच नहीं करता है, वो आपको बताना है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इस स्तर पर उन्हें करना कठिन होता है। ये गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग लर्निंग बाय डूइंग पर विश्वास करते हैं। बच्चे करके अच्छे से सीख पाते हैं। अगर हम प्रयोग से बचेंगे तो फिर बच्चे अच्छे से नहीं सीखेंगे। तो NCF में ये नहीं कहा गया है कि प्रयोगों से बचना चाहिए क्योंकि इन्हें करना कठिन है, बल्कि प्रयोग करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की संस्तुतियों के साथ मेल नहीं खाता? दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ आई हैं और कब कब आई हैं। जैसे जो नई शिक्षा नीति 2020 है, तो इससे पहले और कितनी शिक्षा नीतियाँ आई हैं या कितने शिक्षा नीति आए हैं और वो कब कब आए, आप डेट के साथ आप कमेंट करेंगे कि हाँ पहली शिक्षा नीति ये है, दूसरी इतने में आई और तीसरी इतने में आई। तो जितनी है उनकी संख्या और साल के साथ आप उसको कमेंट में करें। ये आप लोग का काम रहा। आप अगर आपको पता है तो आप ऐसे ही, अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके या किसी पुस्तक से सर्च करके कमेंट में बताएं। तो चलिए अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है इसका हम सही आंसर जान लेते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यावसायिक हस्तकौशलों के अनुभवों को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। तो ये आपका गलत जवाब है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है इसमें कहा गया है कि जो मध्य विद्यालय है यानी कि 8वीं 7वीं 8वीं कक्षा से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये हमारा जो है कि उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए, ये गलत जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसंगों में से कौन सा विज्ञान की अस्थायी या अनिश्चित प्रकृति को उजागर करने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसमें है ऑप्शन बी। अगर आप ध्यान देंगे तो ये इन चीज़ों को आसानी से समझाया जा सकता है कि थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे परमाणु के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसकी संरचना को लेकर शुरू से अलग अलग तरह के विचारधारा लोगों द्वारा दिया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया। इसमें पहला था प्लम पुडिंग मॉडल जो थॉमसन ने दिया था। उसके बाद कई सारे और मॉडल्स आए और फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समय के साथ क्या हुआ कि परमाणु की संरचना के संदर्भ में लोगों की जो विचारधारा थी, लोगों की जो सोच थी वो बदलता गया।
तो विज्ञान की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। कोई भी चीज़ यह मानकर सिद्धांत नहीं दिया जाता कि यह फाइनल है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे पहले माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अब जाकर के नए नए रोज कणों का पता चल रहा है कि मेसॉन है, पॉजिट्रॉन है। तो ये सारे कई चीज़ों का पता चल रहा है। तो इस तरह से विज्ञान की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है, और ये आप बी ऑप्शन के द्वारा बच्चों को समझा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणुओं रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है? तो यहाँ देखिए, इसमें दिखाया गया है कि अचानक से उनको पता चला, तो पहले से ये निर्धारित तो नहीं था कि वो डालेंगे और ऐसा हो ही जाएगा, लेकिन विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वो उस चीज़ को ध्यानपूर्वक नहीं देखते, उस पर रिसर्च नहीं करते, तो पेनिसिलिन का आविष्कार नहीं हो पाता, उसकी खोज नहीं हो पाती। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और अगला है कि बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका मानव परिसंचरण तंत्र का उदाहरण देती है। वह मानव हृदय की तुलना बैटरी से और रक्त के प्रवाह की तुलना विद्युत धारा के प्रवाह से करती है। वह किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग कर रही हैं? तो यहाँ देख रहे हैं आप कि तुल्य रूपता, यानी कि समान चीज़ों का उदाहरण देकर किसी अन्य चीज़ के बारे में बताना। तो यह तुल्य रूपता का उदाहरण है। जैसे हम लोग बताते हैं प्रेशर के बारे में बताना होता है, तो हम पानी टंकी का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से पानी अगर रहता है तो बहते जाता है हाई से लो लेवल की तरफ। उसी तरह से विद्युत धारा में भी क्या होता है कि उच्च जहाँ आवेश है वहाँ से निम्न आवेश की तरफ प्रवाह होता है। तो इस तरह से हम लोग कई उदाहरण दे करके बताते हैं, तो वो तुल्य रूपता का उदाहरण होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट में यह बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों पर और हम काम कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया हो या कहीं पर सही से नहीं बताया गया हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।